नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। रात के 10 बज रहे हैं और ये वक्त हो गया है आपके अपने शो घंटी बजाओ का, क्योंकि इस शो में हम बनते हैं आपकी आवाज, उठाते हैं वो मुद्दे जिनका सीधा सरोकार आपसे है। आज हम शो में घंटी बजाएंगे उस पुलिस प्रशासन की जिसके कंधों पर जिम्मेदारी तो है हमारी आपकी सुरक्षा की, लेकिन वो अपनी गोली की ताकत से इस कानून का मजाक बनाने से भी नहीं चूकते हैं। हैदराबाद में 2019 की वो खौफनाक घटना आपको याद होगी जब एक स्कूटी सवार महिला डॉक्टर के साथ रात के अंधेरे में टोल प्लाजा पर रेप हुआ, फिर हत्या कर दी गई। महिला की सुरक्षा में तो पुलिस फेल हुई ही, लेकिन उसके बाद आरोपियों का फर्जी एनकाउंटर करके फिर से कानून के रखवालों ने साबित कर दिया कि वो जब चाहे कानून का एनकाउंटर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस हफ्ते अपनी रिपोर्ट में ये मान लिया है कि वो एनकाउंटर फर्जी था। तो आज आपको घंटी बजानी है कानून का एनकाउंटर करने वाले ऐसे वर्दीधारियों की। ये रिपोर्ट देखिए और 8422840000 पर मिस्ड कॉल दीजिए। 27 नवंबर को हैदराबाद के इसी शादनगर टोल प्लाजा के पास एक महिला पशु चिकित्सक के अपहरण के बाद उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और 28 नवंबर को उसका अध जला शव शादनगर में ही एक पुल के नीचे मिला। हम मौजूद है तोंडुपल्ली टोल प्लाजा पर, जहां पर वेटनरी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ है। आरोपियों की गिरफ्तारी में देरी और पुलिस की नाकामी को लेकर जगह जगह भारी विरोध प्रदर्शन के बाद 29 नवंबर को इस मामले में आरोपी 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के लगभग एक हफ्ते बाद घटना वाली जगह पर ही 6 दिसंबर को पुलिस की गोलियों से चारों आरोपियों की मौत हो गई। और यहाँ से शुरू हुई वो कहानी जिसमें एक पक्ष इस एनकाउंटर को लेकर बेहद उत्साहित और खुश दिखा, जबकि दूसरा पक्ष लगातार इस पर सवाल उठाता रहा। आज अपने नतीजे पर पहुँच गई है जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे फेक एनकाउंटर करार दिया है। और इसी के साथ अब ये मामला फिर सवाल खड़े करता है कि कानून को अपने हाथ में लेना, बंदूक का जोर अपनी मर्जी से चलाना, लोगों के बीच वाहवाही के लिए खुद पुलिस के हाथों, क्या ये कानून का मजाक नहीं है? जी हाँ, जिस पुलिस के खिलाफ घटना के ठीक बाद आरोपियों को लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, हफ्ते भर बाद ही जब पुलिस ने उसी घटना स्थल पर आरोपियों को ले जाकर मौत के घाट उतार दिया तो देश भर में ढोल नगाड़े बजे, मिठाइयाँ बटी, पुलिस की जय जयकार हुई। तब इस कथित एनकाउंटर के पीछे पुलिस ने कहानी सुनाई थी कि आरोपियों ने उन पर हमला किया और वहां से भागने की कोशिश की, जब पुलिस को उन पर फायरिंग करनी पड़ी। हमारे ऊपर फायरिंग भी किया, अटैक भी करे। सो बाद में हमारे लोग भी वो फायरिंग करना पड़ा। इन रिटेलिएशन के बाद हम बाद में चेक करें तो फायरिंग स्टॉप होने के बाद चेक करें तो 4 लोग बुलेट इंजरीज के साथ मर गए थे। ये था वो टोल प्लाजा जब 27 नवंबर की रात करीब 9 बजे 27 साल की वेटरनरी डॉक्टर अपनी स्कूटी से पहुंची थी, लेकिन स्कूटी खराब हो जाने की वजह से वो कैब लेने के लिए उतरी। बाद में जारी की गई सीसीटीवी की तस्वीरों में महिला डॉक्टर अपनी स्कूटी पर सवार होकर टोल प्लाजा की ओर जाती देखी गई, लेकिन टोल प्लाजा पर स्कूटी खराब होने पर जब वो उतरी थी तो कुछ संदिग्ध लोगों की मौजूदगी से डर भी गई थी। उनके टायर की हवा निकाले जाने की भी बात सामने आई। संदिग्ध लोगों की मदद की पेशकश को भी उन्होंने ठुकराया और कैब में बैठने का फैसला किया। इस बीच रात के अंधेरे में ये डरी सहमी महिला पशु चिकित्सक अपनी बहन से भी फोन पर बात करते हुए माहौल को लेकर घबराने की बात कह रही थी। महिला डॉक्टर ने कुछ देर बाद फिर फोन करने की बात कही, लेकिन वो फोन कॉल फिर कभी नहीं हो पाया। परिवार के लोगों ने टोल प्लाजा के पास आकर महिला की तलाश की और इसके बाद स्थानीय पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई और अगले ही दिन खबर मिली कि उसका बलात्कार करके हत्या कर दी गई थी, जब अगले दिन 28 नवंबर 2019 को उसका अध जला शव मिला शादनगर के ही पुल के नीचे। 4 आरोपियों ने एक लेडी वेटनरी डॉक्टर के साथ गैंगरेप किया और साइबराबाद के शादनगर में पड़ने वाले एक पुलिया के नीचे उसके शव को बेरहमी के साथ जला दिया, जिसके बाद 28 तारीख को पुलिस ने इस शव को बरामद किया और उसके बाद इन 4 आरोपियों को भी उसी दिन गिरफ्तार किया। इसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तेलंगाना समेत देश के अलग अलग शहरों में आवाजें उठी। आरोपियों की धरपकड़ में देरी को लेकर पुलिस घिरी हुई थी।
गुस्सा लोगों का साफ दिखाई दे रहा है और जैसे कि आप तस्वीरें देख रहे हैं, हर कोई जस्टिस की मांग करता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है और शादनगर पुलिस स्टेशन के ठीक बाहर हम मौजूद हैं। 27 नवंबर की घटना के 2 दिन बाद जाकर पुलिस मामले में आरोपी 4 लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक पीड़िता को टोल गेट के पास ही किसी सुनसान इलाके में ले जाया गया था, जहां उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम देकर उसकी हत्या की गई और फिर जलाने की कोशिश। और एक ही हफ्ते बाद यानी 6 दिसंबर को इन आरोपियों के कथित एनकाउंटर की खबर आई, जब पुलिस इन्हें घटनास्थल पर इस वारदात को रिक्रिएट करने के लिए ले गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस ने बताया कि इनके साथ 10 पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद थे। लेकिन इन लोगों ने पुलिसकर्मियों पर अचानक हमला कर दिया और 2 से हथियार भी छीन लिए। पुलिस के मुताबिक इन आरोपियों ने पुलिस पर गोलियां भी चलाई। चेतावनी के बाद भी आरोपी नहीं रुके और पुलिस को जवाबी कार्रवाई में गोली चलानी पड़ी। चारों आरोपी मौके पर ही ढेर हो गए। हमारे ऊपर फायरिंग भी किया, अटैक भी करे। सो बाद में हमारे लोग भी वो फायरिंग करना पड़ा। इन रिटेलिएशन के बाद हम बाद में चेक करें तो फायरिंग स्टॉप होने के बाद चेक करें तो 4 लोग बुलेट इंजरीज के साथ मर गए थे। क्योंकि डॉक्टर के रेप के बाद से ही ये मामला काफी तूल पकड़ चुका था और ऐसे में आरोपियों की मौत पर भी बवाल होना लाजमी था। उधर जनता आरोपियों को लेकर आक्रोश में थी, जबकि जनता का सेंटीमेंट पुलिस के साथ था। पुलिस ने अपने बचाव में ये बात भी कही थी कि वो घटनास्थल पर सुबह सवेरे ही पहुंचे थे ताकि सुरक्षा के लिहाज से कोई खतरा न रहे। लेकिन घटना के 3 साल बाद अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित आयोग ने फर्जी बताया है इस एनकाउंटर को, जिससे पता चलता है कि अदालत में जुर्म साबित होने से पहले ही कानून के रखवालों ने कानून का एनकाउंटर कर दिया था उस सुबह। हालांकि 2019 में दिसंबर के शुरुआती हफ्ते में हुए इस एनकाउंटर की घटना को लेकर देश में अलग अलग तस्वीरें दिखी थी। कहीं ढोल नगाड़े और नाच गाना हो रहा था तो कहीं इसे कानून का मजाक बताया जा रहा था। एक माँ और एक बेटी होने के नाते मैं उस जगह पे अगर होती तो मैं ये ऐसी ही न्याय देती थी वहाँ पर और ऐसे ही उनका एनकाउंटर करती। नहीं तो निर्भया केस में पिछले 7-8 सालों से जो न्याय वो परिवार मांग रहे हैं, कोर्ट के चक्करों पे चक्करें, चप्पलें खस गई, दिन निकल गए, जवानी से बुजुर्ग होने लगे, पर उस बच्ची को आज तक न्याय नहीं। इस तरह के जब क्राइम होते हैं तो उसको झिंझोड़ कर रख देता है, समाज को झिंझोड़ कर रख देता है और सबकी पहली प्रतिक्रिया यही होती है कि इन्हें ऐसा ही अंत मिलना चाहिए। लेकिन ये साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो हमारा न्याय का सिस्टम है उसके तहत ये अंत होना चाहिए, ना कि ऐसे हो, ताकि लोगों का विश्वास हमारे सिस्टम में बना रहे। पूरे देश ने सुकून की सांस ली है। जो जस कीन सो 10 फल चाखा, जल्दी न्याय मिला है। हम कल्पना कर सकते हैं उस बेटी की जिसके साथ, उस बेटी के कष्ट की जिसके साथ निर्दयता पूर्वक रेप किया और बाद में जिंदा जला दी गई। कितना कष्ट हुआ होगा उस बेटी को। बहुत ही खराब हुआ जो हुआ है, बहुत खतरनाक है देश के लिए। हमारे देश में कानून है, अदालत है, लोग हैं सजा देने के लिए, लोग हैं सजा चलाने के लिए, तो फिर आप पहले से बंदूक क्यों चला करके मार रहे हो? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित आयोग ने जो रिपोर्ट सौंपी है उससे पहले एक सरसरी नजर इस मामले की टाइमलाइन पर डाल लें। 27 नवंबर 2019 वेटरनरी डॉक्टर का अपहरण कर रेप किया गया और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। 28 नवंबर 2019 महिला पशु चिकित्सक का अधचला शव शादनगर में एक पुल के नीचे मिला। 29 नवंबर 2019 तेलंगाना पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 6 दिसंबर 2019 हैदराबाद के चटनपल्ली में चारों आरोपी उसी हाईवे पर कथित एनकाउंटर में मार गिराए गए जहां डॉक्टर का जला हुआ शव मिला था। 11 दिसंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद एनकाउंटर केस में एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। 28 जनवरी 2022 जांच आयोग ने सीलबंद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश कर दी। 20 मई 2022 यानी शुक्रवार को चीफ जस्टिस एनवी रमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने रिपोर्ट को खोला। रिपोर्ट में कुछ पुलिसकर्मी दोषी पाए गए। ये कमीशन ने ये रिपोर्ट सबमिट किया है
उस रिपोर्ट के अनुसार ये तेलंगाना हाई कोर्ट को आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब इस रिपोर्ट की बेसिस से अब इसका डायरेक्शन देना है, मतलब इसका कार्रवाई करके जो पुलिस ऑफिसर इस एनकाउंटर से जो शामिल है उनके खिलाफ जो एक्शन लीगली कर सकते हैं उसे करने के लिए तेलंगाना हाई कोर्ट को डायरेक्शन दिया है। सो देखे इस केस को आज सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर लिया। जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, फर्जी मुठभेड़ में मारे गए चारों आरोपियों मोहम्मद आरिफ, चिंताकुता, चेन्ना केशवुल्लू, जोलू शिवा और जोलू नवीन को पुलिस हिरासत में जांच के लिए घटनास्थल पर ले जाया गया। उनमें से किसी के भी पास कोई हथियार नहीं था। पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने की कहानी गढ़ी गई, इसका कोई सबूत नहीं मिला। जांच के बाद यही लगता है कि आरोपियों को जान से मारने की नीयत से उन पर गोलियां चलाई गई। आयोग ने ये भी कहा है कि चारों आरोपियों में से आरिफ को छोड़कर बाकी तीनों नाबालिग थे। रिपोर्ट आने के बाद मामले की याचिकाकर्ता और एक्टिविस्ट संध्या ने इसका स्वागत किया। 10 policemen are going to be accused. Supreme Court clearly directed to the High Court and Commission clearly they have given report. In that they have directed to register a 302 IPC murder case against these policies. And people irresponsibly they are demanding in every case. We can seek justice. We can demand justice. We can also demand culprits should be punished legally. इस मामले में जांच आयोग ने जिन 10 पुलिसकर्मियों को दोषी माना है उनके नाम हैं वी सुरेंद्र, के नरसिम्हा रेड्डी, शेख लाल मधार, मोहम्मद सिराजुद्दीन, कोचेरला रवि, के वेंकटेश्वरलू, एस अरविंद गौड़, डी जानकीराम, आर बालू राठौड़ और डी श्रीकांत। इनमें से शेख लाल, सिराजुद्दीन और कोचेरला रवि के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा चलाने की सिफारिश भी जस्टिस सिरपुरकर आयोग ने की है। इस रिपोर्ट के बाद प्रतिक्रिया में जहां सीपीआई नेता सुप्रीम कोर्ट के गठित किए गए आयोग के फैसले को आखिरी नहीं मान रहे, वहीं असदुद्दीन ने अपनी प्रतिक्रिया में इसे सही ठहराया। इंक्वायरी कमेटी डाले हैं, इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट भी दी है और रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट को गए, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए। जो तेलंगाना हाई कोर्ट उसके बारे में दिशा एनकाउंटर में जो इंक्वायरी रिपोर्ट दिया गया है वो इंक्वायरी रिपोर्ट के ऊपर सोच के वो स्पॉट इंक्वायरी करके पूरे स्टडी करने के बाद ही जजमेंट दे तो ठीक रहेगा। तो एनकाउंटर भारत के रूल ऑफ लॉ को कमजोर करता है। ये देश चलेगा रूल ऑफ लॉ से, रूल ऑफ गन से नहीं। तुम एनकाउंटर के हमेशा खिलाफ था और सबको खिलाफ होना चाहिए एनकाउंटर का, क्योंकि ये इससे फिर कोर्ट की क्या जरूरत, फिर जजेस की क्या जरूरत, पुलिस की क्या जरूरत, संविधान की क्या जरूरत आपको। अगर आप उस खाती को सजा दिलाएंगे और उसको जेल में डालेंगे तभी तो हम में और उन हैवानों में फर्क दिखकर आएगा। और इस बीच सोशल एक्टिविस्ट संध्या, जो इस मामले में याचिकाकर्ता भी थी, इन्होंने पुलिस पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि वो अपने खिलाफ जनता की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये घटना सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल थी। People should have accountability and system should have more accountability. Systems means the judiciary, police and others. They want to subside outrage of people. There is lots of outrage of people against this encounter. Because in this case, in this particular case, there is a failure of police. लेकिन ये पहला मौका नहीं था जब ऐसे कथित एनकाउंटर के चर्चित मामले में अदालत ने पुलिस को दोषी पाया है। ऐसे कुछ और उदाहरण भी मौजूद हैं। 18 सितंबर 1992 पंजाब में नाबालिग का एनकाउंटर। अमृतसर में 2 पुलिसकर्मियों ने 15 साल के लड़के को 4 दिन तक थाने में प्रताड़ित किया। बच्चे का एनकाउंटर कर दिया, आरोप लगाया कि उसने फायरिंग की और शव का दाह संस्कार तक कर दिया। 26 साल बाद 2018 में कोर्ट ने दोनों पुलिसकर्मियों को उम्र कैद की सजा सुनाई जब वो करीब 80 साल के थे। 3 जुलाई 2009 देहरादून का रणवीर एनकाउंटर केस। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के मसूरी दौरे पर वाहनों की चेकिंग के दौरान 2 मोटरसाइकिल सवारों ने भागते हुए चौकी प्रभारी की रिवॉल्वर लूटी। खोज के दौरान रणवीर को पुलिस ने मार गिराया, 2 साथी फरार बताए गए। एनकाउंटर फर्जी बताया गया, जिसमें रणवीर पर 22 गोलियां दागी गई थी। जून 2014 में 18 पुलिस वालों को दोषी मानते हुए कोर्ट ने उम्र कैद दी। बाद में 11 पुलिसकर्मी रिहा हुए, जबकि 7 की उम्र कैद बरकरार है। 12 जुलाई 1991 सिख तीर्थयात्रियों की हत्या। पीलीभीत में आतंकी बताकर पुलिस वालों ने 11 सिखों की हत्या की थी।
साल 2016 में स्पेशल कोर्ट ने 47 पुलिस कर्मियों को उम्र कैद की सजा दी। हालांकि इस बीच कई लोग प्रमोशन पा चुके थे, जबकि 10 की मौत हो चुकी थी। ये सिर्फ कुछ मामले हैं, जबकि ऐसे कई और फेक एनकाउंटर्स के मामले देश में मौजूद हैं, जिन्हें अदालत ने भी फेक बताया। पुलिस या कानून की किताब में कोई एनकाउंटर की डेफिनेशन नहीं है, लेकिन जब भी पुलिस कोई अपराधी को पकड़ने के लिए जाती है या कोई अपराधी को पकड़ने की कोशिश करती है, तो अपराधी की तरफ से अगर कोई वार पुलिस की टीम पर होता है तो पुलिस अपनी आत्मरक्षा में गोलियां चलाती है और उसको पकड़ने की कोशिश करती है। उस प्रोसेस में अगर कोई अपराधी मारा जाता है तो उसको दूसरे पब्लिक की लैंग्वेज में उसको एनकाउंटर का नाम दे दिया जाता है, लेकिन ऐसा कोई है नहीं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने कुछ गाइडलाइंस दे रखी हैं जो ये बताती है कि कोई इनकाउंटर लीगल होगा या इलीगल होगा। जैसे कि सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आप किसी आर्म्ड अपराधी जिसने समझे कि वेपन ले रखा है, उसको अगर आप अरेस्ट करना चाहते हैं तो आप उस पर सीधा फायरिंग नहीं कर सकते। पहले आपको उसको चैलेंज करना होगा, आपको उसको बोलना पड़ेगा हथियार डाल दीजिए वरना आप पे गोली चला सकते हैं। आपको हवाई फायर करना भी मैंडेटरी होगा। हालांकि कई मामले ऐसे भी रहे हैं जिनमें एनकाउंटर के फेक होने की चर्चा के बीच अदालत ने पुलिस की कार्यवाही को सही ठहराया है। लेकिन इस सबके बीच अब हैदराबाद एनकाउंटर पर आई इस नई रिपोर्ट ने एक बार फिर पुलिस प्रशासन से लोगों का विश्वास डिगा दिया है, क्योंकि कानून के रखवालों को ये याद रखना होगा कि सुरक्षा के लिए कानून है, लेकिन मानवाधिकार का हनन करके अगर आवाज बिना अदालत जाए ही दबा दी जाएगी और जुर्म साबित होने से पहले सजा सुना दी जाएगी तो इसका फायदा असल अपराधी भी उठाएंगे और ताकतवर आरोपी भी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।